अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। दो के एक अच्छे से खूबसूरत से वीकेंड के बाद मंडे को उठना, ऑफिस जाना या अपने अपने काम पर जाना, दफातर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल से सब कुछ एक मरतबा फिर से आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में पॉलिटिकल हैपनिंग, सोशल हैपनिंग, स्पोर्ट्स के मैदान में क्या हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज से पहले, डिटेल सेगमेंट से पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूं। तो जनाब, अहम मुलाकातें हो रही हैं। नवाज शहबाज मुलाकात हुई है, राज की बातें हुई या फिर मामूल की गुफ्तगू शरीद। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमती कोशिशें, तहरीक इंसाफ सैलाब पर सियासत क्यों कर रही है, इन सारी बातों पर डिटेल तज्जिया प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम की अगली टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर या पीर बधाई की लोकल टैक्सी, एक उम्मीदवार असेंबली कैसे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर सकता है, सवालात उठने लगे हैं। उधर इमरान खान के कॉलो फेल में तजाद की वजूहात क्या हैं, रीजंस और उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे शहर कायद का किस्सा। कराची में गलियों के गुंडे बेकाबू हो गए हैं। सिंध सरकार की लाहौर और न्यूयॉर्क की मिसालें, लेकिन असल हकायक हैं क्या पसे पर्दा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कराची में जो कुछ हो रहा है, शाहीन फोर्स की कारकर्दगी पर भी बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। सैलाब की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस वक्त बड़ा खदशा क्या है, वबाई अमराज फूट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। इस हवाले से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत क्या कर रही है, कितनी कारकर्दगी है हुकूमत की, ये भी आपको बताएंगे। उधर भारत के टुकड़े कनाडा में मकीम सिखों ने अपना फैसला सुना दिया। क्या खालिस्तान का कयाम तय है, इस पर भी सवालात उठने लगे। तजिया आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे खेल के हवाले से, खेल के मैदान के हवाले से, और साथ साथ आपको बताएंगे कि बच्चों को वालिदैन के करीब कैसे लाया जा सकता है। ये तो प्रोग्राम में सब कुछ होगा ही, लेकिन बाकायदा जो प्रोग्राम का मैं आगाज कर रही हूँ वो इतनी कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है, लाजिम है। तो एक इंतहाई तकलीफ दे खबर है मेरे लिए भी, आई एम श्योर आप तमाम लोगों के लिए भी, और वो ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से एक है और इसका नंबर दुनिया के 116 मुल्कों में 113वां है। पाकिस्तानी शहरी दुनिया के सिर्फ 31 मुल्कों का सफर बगैर वीजे के कर सकते हैं। पाकिस्तान के नीचे जो मुमालिक हैं, अगर उस फहरिस्त की बात की जाए तो आप हैरान होंगे, उसमें सिर्फ शाम, इराक और अफगानिस्तान है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हैरत अंगेज तौर पर यमन, फलस्तीनी इलाके, सोमालिया और लीबिया तक पाकिस्तान से ऊपर हैं, जो कि सियासी लिहाज से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंतशार का शिकार है। और इस सब के बावजूद पाकिस्तान की इस फहरिस्त में इतने नीचे दर्जे पर पोजीशन हम सबके लिए एक लम्हा फिक्री है। अगर देखा जाए तो हम खुद ही अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर रही हैं। बात कर लेते हैं इसी हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, जिसके इजलास में आलमी रहनुमाओं से वो मिले, तो हम में से चंद लोगों ने अपनी सियासत की खातिर उनकी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके सिर्फ वजीर आजम को ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम लंदन पहुंचे तो पीटीआई के वर्कर्स और नून लीग के कारकुनान दोनों ने पाकिस्तानी सियासत के रंग लंदन में दिखाए, एक दूसरे को गालम गलोच की। अब वजीर आजम 23 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने वाले हैं, तो इस मौके पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ या फिर मुस्लिम लीग नून का है? अब ये सवाल है मेरा हर पाकिस्तानी से। ऐसा नहीं है, बल्कि ये वतन 22 करोड़ शहरियों का है, जिनका जीना, मरना, ओढ़ना, बिछोना इस देश की मट्टी है। मगर चंद लोगों के रवैये पाक सरजमीन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्की सियासत की अगर बात की जाए तो इस वक्त लंदन और इस्लामाबाद एक मरतबा फिर मुल्की सियासत का महवर बने हुए हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की, जहां आम इंतखाबात अगस्त 2023 में करवाने और साथ ही साथ आर्मी चीफ की तकर्री
के मामले पर गुफ्तगू हुई, जबकि इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने ही साथियों से नाराज दिखाई दिए, उन पर बरहम दिखाई दिए। और इमरान खान साहब के मुताबिक पीटीआई के बाज रहनुमा दरपर्दा मुख्तदर हलकों से राब्तों में भी हैं। साथ ही उन्होंने रवा माह के आखिर में इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान एक मर्तबा फिर से कर दिया। साबिक वजीर आजम के मार्च के ऐलान के जवाब में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि हम तैयार हैं और इसका नारा बुलंद किया। क्या कहा उन्होंने, जरा आपके साथ शेयर करते हैं, फिर प्रोग्राम पे तज्जिए और तबसरे आगे बढ़ाएंगे। कहता है मैं कॉल दूंगा। मैंने कहा कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है, डंडा तेल में रखा हुआ है, तुम आके दिखाओ जरा वहां पर। देखिए, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन प्रोग्राम में सीनियर सहाफी राना मुबश्शिर साहब। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सारी गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने भी मेरे सुनी होगी, जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर पजीराई और सैलाब मुतासरीन की जो मदद के लिए कोशिशें हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई कम हो रही है? देखिए, व्हेन इट कम्स टू लाइक अप्रोचिंग डिफरेंट स्टेट्स, वहाँ तक तो बात जो है बहुत अच्छी है और जितने हेड ऑफ स्टेट्स के साथ इंटरेक्शन किया जाए वो उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है ना। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जनाब वहाँ पे हमारी आइसोलेशन कम हो रही है या नहीं हो रही। यू सी ऑल दीज कंट्रीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने विजिट किया, बट एट द वेरी सेम टाइम वो लोग बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं कि आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अपने विजिट्स को। आर यू लाइक गोइंग आउट ऑफ द वे व्हेन इट कम्स टू लाइक गोइंग फॉर द एक्सपेंसेस, या आप लोग बड़े हम्बल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं उनको। अगर तो आप हम्बल तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उनके पास भी इंटेल होती है। वो इंटेल ये है कि जनाब आप लोग बड़े हम्बल तरीके से आए हैं एंड यू लुकिंग फॉर असिस्टेंस, कि आपके मुल्क के अंदर एक आफत आई हुई है, उसके लिए आप असिस्टेंस वहाँ से सीख कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या वहाँ पे उनको ऐसे लगता है कि बड़ा लेविशली वो अपने यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं अपने विजिट के अंदर जितने भी डेलीगेशन के लोग आए हैं, तो फिर वो दे विल नॉट टेक यू सीरियसली। वो इसको ज़रा जहन में रखने की ज़रूरत है और अपने आप को हम्बल तरीके से दुनिया के आगे पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और इसमें अगर दुनिया आपको हेल्प आउट नहीं करेगी, आपको सीरियसली नहीं लेगी, और अपने आप को, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, कि हम्बल तरीके से अपने आप को पेश नहीं करेंगे तो फिर पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली, और वो आपको इसी तरह प्रोटोकॉल तो दे देंगे क्योंकि आप एक हेड ऑफ स्टेट हैं, आप जाके मिल रहे हैं उनको, इंटरेक्शन भी होगा, आइसोलेशन भी आपकी किसी हद तक कम हो जाएगी, बट दे विल नॉट टेक यू सीरियसली। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक असिस्टेंस, वो उनकी रिजर्वेशंस होंगी और वो आप राना मुबश्शिर साहब, अब ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान को अपने आप को काइंडली हम्बली रिप्रेजेंट करना होगा और करना चाहिए, जो हमारे इस वक्त मुल्की हालात हैं। आई टोटली अग्री विद यू। अच्छा, इस मौके पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बिहेवियर है या जो एक उनका सियासी कल्चर है, मैं उस पर आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी कि जब भी कोई अहम मौका आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा उसे वॉकआउट कर गई है। कभी भी वो उस पॉलिटिकल सिनेरियो में वो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगेन यूएनओ इजलास का मौका आने वाला है और उस पर भी एहतजाज की कॉल दे दी है, एहतजाज का फैसला कर लिया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, सूरत हाल को? ये क्या बनता था ऐसा करना पीटीआई का? देखिए, एहतजाज वहाँ पे हर मुल्क करता है और जहाँ भी उनके कंसर्न्स होते हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे अगर यूनाइटेड नेशन में, तो वहाँ पे हमने देखा ये है कि मेरा अपना 33 साल का एक्सपीरियंस जर्नलिज्म का ये कहता है कि वहाँ पे एहतजाज होते हैं। नाउ दिस इज़ अ न्यू थिंग कि वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगर वहाँ पे एड्रेस कर रहे हो यूएन के सेशन को और वहाँ पे एहतजाज हो रहा हो, तो देन पीटीआई यानी कि एक बहुत बड़ी जमात जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ पे एहतजाज करे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग न्यू। बट
पीटीआई की अपनी रिजर्वेशंस हैं। पीटीआई के रिजर्वेशन सबसे बड़ी ये है कि हमने आप लोगों ने, यानी कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वो अपने आप को हम्बल तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं। जब वो हम्बल तरीके से पेश नहीं कर रहे और बड़ा लैविशली स्पेंड कर रहे हैं अपने विजिट्स पे, तो वो वहाँ पे अपना कंसर्न एक तो ये शो करेंगे। सेकेंडली वो ये कहते हैं जनाब कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है, उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, स्टेट्स ट्रस्ट नहीं कर रही। सो मच सो कि अगर असिस्टेंस भी आती है फ्लड की, तो वो भी वहाँ पे अप्रीहेंशंस हैं कि जनाब उनको देनी है या नहीं देनी है। सो वो अपना एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एंड डेफिनेटली वहाँ पे पीसफुल एहतजाज होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसे कोई डंडा सोटा नहीं चलता, लेकिन वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। होना चाहिए, लेकिन एक ऐसे हालात में जब हमारा मुल्क ऑलरेडी बहुत सारी पेचीदगियों से गुजर रहा है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो फिर मुल्की हालात हो, तो इसमें अपनी रिजर्वेशन सामने रखना, मुल्क को दाव पर लगाकर मुल्क की स्टेबिलिटी जहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान हो, तो वहां पर मैं थोड़ा सा अपने कंसर्न का इजहार करूंगी। अच्छा, बहरहाल बैक टू द टॉपिक के खान साहब की मुलाकातों का शोर है, उधर तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतनाज़े बना रही है, क्यों? देखें, बेसिकली जो आर्मी चीफ की तैनाती है ना, उसको किसी को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है, सही ना बनाना चाहिए। ठीक, देखें, एक इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन जो कि आर्म्ड फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन है, वो अभी तक इंटैक्ट है और उसके अंदर विद इन अकाउंटेबिलिटी भी है। उसके अंदर जनाब ठीक है, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं मुख्तलिफ लोगों की फौज के अंदर, बट देन अगेन अपॉइंटमेंट जो होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसका एक तरीका कार वाजे है। 4 नाम है, 5 नाम है, वो चले जाएंगे जनाब चीफ एग्जेक्टिव को। चीफ एग्जेक्टिव के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी भी चीफ एग्जेक्टिव का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात का, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी को रखे ना रखे, चाहे एयर चीफ को रखे, आर्मी चीफ को रखे, नेवल चीफ को रखे या ना रखे उसको, और अगर निकालना चाहे तो निकाल भी दे। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट्स वेरी वेरी मच क्लियर, और इसको फॉलो करने की जरूरत है। इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे आप, तो वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है या सियाचिन पे बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वो सीने पे गोली खा रहा है तो वो हमारे लिए खा रहा है। अगर वो उसके अंदर, उसके दिल के अंदर, इफ इज लाइक इन 2 minds, तो वो फिर वो उस पे सिक्योरिटी जो है ना किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है। सो लेट्स नॉट डू दैट। अच्छा, राना मुबश्शिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हम मुल्क की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, ये सियासी अफरा तफरी का खात्मा मुमकिन दिखाई दे रहा है या कब होगा? देखिए, सियासी अफरा तफरी का जो है ना प्रॉब्लम जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना जी, उसको ख़त्म करेंगे आप, ठीक, तो फिर आप सारी दुनिया में जनाब आराम से सुख का सांस ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं करेंगे, अगर आप एक स्मूथ सेलिंग नहीं होगी पॉलिटिकली आपके मुल्क के अंदर, तो ना मुल्क के अंदर चीज़ें सही चलेंगी और ना मुल्क के बाहर आप अगर चलेंगे तो वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। सो डोनर एजेंसीज भी आपको देखती हैं, लैंडिंग एजेंसीज एंड डोनर एजेंसीज दोनों आपको देखती हैं, वॉच कर रही होती हैं कि जनाब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर भी आपके लिए एक प्रॉब्लम्स है, और जितने कर्जे बढ़ रहे हैं, जितने कर्जे दिन ब दिन जा रहे हैं, हम तकरीबन 2 दर्जन के करीब IMF के प्रोग्राम्स ले चुके हैं। 2 दर्जन के करीब, 2 दर्जन के करीब अगर IMF के अगर हम प्रोग्राम्स ले चुके हैं, और 2 दर्जन के करीब IMF के प्रोग्राम्स में अगर हमें कोई यहाँ पे एज सच आज भी हमें यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो फिर डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। ठीक, और किसी को हम इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारे अंदर फिर कोई प्रॉब्लम है कि 2 दर्जन से ज्यादा IMF के प्रोग्राम हम ले चुके हैं, फिर भी इकोनॉमिक क्राइसिस है अगर पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली हमारे करने में, हमारी पॉलिसीज में, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब, सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। मुल्की सियासी सूरत हाल और जो आगे सिचुएशन एक डेवलप होने वाली है उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार हमारे साथ करे थे। नाज़रीन, जिनके चेहरे पे नहीं आई उनको मैं अपनी खबर
खबर शेयर करने के बाद मैं चाहूंगी कि वो दोबारा फिर इस क्लिप पर अगर नजर डालेंगे तो पूरा मामला समझ जाएंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हम बात करें, ऑब्वियसली आपको पता है मैंने क्लिप भी शेयर किया, तो खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सरकारी इश्तिहारात पर सवालात उठाए, जिन्होंने हुकूमतों की जानिब से अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों को करप्शन करार दिया। मगर अब खान साहब वही लीडर हैं जो 2 सूबों में इक्तदार में है, मगर अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए उन्होंने सूबों के वसाइल का इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए वजीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो हेलीकॉप्टर कोहिस्तान के सैलाब मुतासरा नौजवानों को बचाने के तो काम नहीं आ सका और हमने देखा कि वो अंजाम क्या हुआ, मगर कप्तान साहब ने 4 सदा से पेशावर बमुश्किल 25 किलोमीटर का फासला हेलीकॉप्टर के जरिए तय किया, जिसको आसानी के साथ तकरीबन 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकता है। अब इमरान खान साहब जो अवाम के पास उनकी दादरसी के लिए तो कभी वो गए नहीं, मगर इंतखाबी जलसे के लिए वो पहुंच गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को मंगल को तलब किया है और इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर, मामले के ऊपर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी रशीद साहवी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि खान साहब ने किस हैसियत से सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, माजी की गुफ्तगू भी हम देख चुके उनकी। खान साहब के पास व्यवस्था या हुकूमत वसाइल को पाकिस्तान थे, इस वक्त तो वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहे हैं, लेकिन 2 सूबे के वसाइल को वो बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ उनकी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये हुकूमतें लग गई है, बल्कि जो वसाइल है उसको भी बहुत बेदरेज इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अपने इब्तिदाइया में जो जिक्र किया, हेलीकॉप्टर तो उन्होंने बिल्कुल जो केपी गवर्नमेंट का था वो तो पिछले 10 साल से अपनी मलकियत समझ रखा है, और अब पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी उनके दस्तरस में आ चुका है। तो ये मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पे तो कोई जवाज नहीं है, लेकिन खान साहब क्योंकि मकबूल लीडर है, लाडले हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिए हैं चरसद्दा में। जो सर मेरा माजरत के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर खान साहब लाडले हैं या उनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा है या वो एक पॉपुलर लीडर है, अवाम इस रवैये को कबूल कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है? मुझे बड़ी परेशानी होती है, आपको बड़ी परेशानी होती होगी कि हमारा जो मुल्क है वो किस इस वक्त कैफियत से, मतलब कि मुश्किल हालात से दो चार है, सैलाबी सूरत हाल, लेकिन हम इस वक्त भी इन हालात में भी हम सियासत कर रहे हैं और अवाम को फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अवाम के मसाइल और जो सिचुएशन है वो अलग है। स्पेशली जिन हल्कों को या जिन इलाकों को खान साहब ने टारगेट किया है, खान साहब इस वक्त उनका दावा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मकबूल लीडर हैं, और उसमें हकीकत भी है कि लोग उनसे प्यार करते हैं। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के लोग गुज़िश्ता 10 सालों से उन्होंने इनको सर आंखों पे बिठा रखा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब एक पॉपुलर लीडर होने का गलत फायदा उठा रहे हैं, और अवाम जो मसाइल में इस वक्त गिरे हुए हैं उनको इन चीजों को, और खान साहब जिस तरह आपने अभी शुरू में क्लिप भी दिखाया, उनका ये एक उनकी जो शख्सियत का एजाज है कि वो गलत भी करते हैं। उनके जो आशिकान हैं या जो उनके पूरा अंजुमन अब बन चुका है, बल्कि ये अगर मैं कह सकूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोइंग जो है इस वक्त सियासी से ज्यादा एक कल्ट की सूरत में मौजूद है। तो खान साहब के हर अच्छे बुरे को वो लोग इग्नोर करते हैं, और खान साहब को भी ये तरीका आता है कि किस तरह एक मसले को दूसरे मसले के नीचे किस तरह दबाया जाता है। अब खान साहब कल जो चरसद्दा में खड़े थे, वहाँ पे सैलाब मुतासिरीन एहतजाज कर रहे थे और पुलिस बेदर्दी से उन पे तशद्दुद भी कर रही थी, उनको हवालात में भी बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके सामने जो मजमा खड़ा था वो खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये खान साहब की सियासत का एक खासा है कि वो मसलों के पीछे छुपा देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप
तज्जिया भी रखते थे पूरी सूरत हाल के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारी जो मुल्की सूरत हाल है वो तब्दील हो, लेकिन वो तब तब्दील होगी जब हमारे रवैये तब्दील होंगे। जब तक हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी, बीइंग अ नेशन, मैं आवाम के हवाले से भी बात कर रही हूँ कि हमें सही को सही और गलत को गलत देना कहना होगा, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में किस तरह की तब्दीली आती है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, शहरे कायद का किस्सा कहाँ से आगाज़ किया जाए और इन दुखों का इख्तिताम कहाँ पर होगा, ये वो उलझी हुई दर्दनाक दास्तान है जिसका सिरा ही दिखाई नहीं देता। शहर में जा बजा गंदगी के ढेर लगे हुए, सफाई तो ना की जा सकी, मगर हुकूमत ने बिजली के बिलों में सफाई का टैक्स डाल दिया, यानी कि अवाम पर एक और बोझ। इस टैक्स के खिलाफ कराची के शहरियों ने भी एहतजाज करने का अनोखा अंदाज इख्तियार किया और गलियों में पड़ा कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों और के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अब कराची वाले खामोश नहीं हैं, बल्कि वो अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कराची में दूसरी जानिब जो एक और सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, और वो है कि मुजरिमों को पकड़ने के लिए शाहीन फोर्स बनाई गई, जिसने एक माह के दौरान महज 2 डाकू पकड़े, जबकि शहर के बासियों ने 10 डकैत पकड़कर पुलिस के हवाले किए। गो के गुज़श्ता 18 दिनों के दौरान 12 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए, 20 जख्मी भी हुए, मगर कराची वाले खुद ही अपने तहफ्फुज़ के लिए सीना सफर हो चुके हैं। लेकिन एडिशनल आईजी कराची जावेद ओढू इस पूरी सिचुएशन पर कह रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम है, कराची के ताजर वावेला करते हैं, कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी सुनिए। कराची के लोग और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा अपनी दुश्मन खुद है। वावेला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आया। लाहौर में जबकि क्राइम इससे ज्यादा है और ये क्यों नहीं आता। इसी हवाले से बात करूंगी। एंकर पर्सन तजियाकार फवाद अहमद इस विदास हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। फवाद, जावेद ओढू साहब की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हो पाई। वो क्या कहना चाह रहे हैं? कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं, स्ट्रीट क्राइम्स कम है। आप कराची में मौजूद हैं, क्या वाकई स्ट्रीट क्राइम्स कम है? क्या आप भी खुद अपने दुश्मन हैं? देखिए, अभी इसमें 2-3 इसके जाविये हैं। इस चीज को थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझना पड़ेगा। कराची वो शहर है कि जहाँ के ताजिर ववेला जो करते हैं, उसका बुनियादी सबब यह है कि यहाँ पर एक CPLC की नाम की एक आप ये कह लेंगे एक तंजीम भी मौजूद है, जिसका मतलब है सिटीजन पुलिस लिएजन कमेटी। वो कमेटी मौजूद है, उसकी मोबाइल्स मौजूद हैं। कराची के जो ताजिर हैं वो बाकायदा पुलिस को माली सपोर्ट करते हैं ताकि कराची के अंदर अमन व अमान कायम रखा जाए। मार्केट्स के अंदर कराची पुलिस के लिए चौकियां बना के दी गई हैं, जो कराची के चैम्बर ने बना के दी है, कराची के ताजरों ने बना के दी है। इसी तरीके से पुलिस की सफेद रंग की एक मोबाइल अब थोड़ी सी कम नजर आती है, लेकिन एक जमाने में काफी ज्यादा थी। गवर्नर हाउस के अंदर जगह दी गई है कि जहाँ पे CPLC का ऑफिस है। कराची में अगर किसी का मोबाइल छिनता है तो CPLC के दफ्तर से उसको बंद कराया जा सकता है। अगर गाड़ी कराची के अंदर कोई चोरी होती है तो CPLC के दफ्तर से उसको बंद करवाया जा सकता है। अब CPLC का तस्करा इसलिए किया जा रहा है कि CPLC एक पैरेलल एक ऐसी तंजीम बनाई गई है कि जिसका काम है कि कराची में पुलिस को स्ट्रेंथन करे, माली तौर पर स्ट्रेंथन करे, क्योंकि पुलिस बहुत सारे काम अपने बजट्स की वजह से नहीं कर पाती थी। तो कराची के ताजरों ने एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पुलिस को आपस में एक पुल का काम करने के लिए एक तंजीम वजूद में लेके आई। तो जाहिर है कि जब आप किसी चीज को माली तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हो, इखलाकी तौर पर भी सपोर्ट कर रहे हो, पुलिस के साथ आप एक ताउन भी कर रहे हो, तो फिर ववेला भी होगा, फिर सवाल भी होगा, फिर डकैती अगर किसी जगह पर किसी मार्केट के अंदर होगी तो उसके ऊपर आवाज भी उठेगी। बहुत अरसे पहले की बात है, जब कोरोना का लॉकडाउन आया था आज से 2-2.5 साल पहले, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के एक ताजिर से पूछा कि आप लोग दुकानें सुबह खोल क्यों नहीं लेते, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है अगर आप दुकानें सुबह खोल लें और कुछ देर के लिए खोल के बंद कर दें। उसने कहा दुकानें हम स्पेसिफिक एक टाइम से पहले नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर किसी ने पहले दुकान खोल ली तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के पास नहीं होती, उसको डकैती पड़ गई या वहां। जी, फवाद अहमद, फवाद, आर यू विद मी?
फवाद से भी हम कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हम फवाद से बात करने की कोशिश करेंगे। कराची की हम बात करें, ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, एक जानिब तो स्ट्रीट क्राइम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। कराची के जो शहरी हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद ही बाहर निकल आए हैं और जावेद ओडू साहब की भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। फवाद भी इसके ऊपर तज्ज़िया और जो बैकग्राउंड है वो हमारे साथ शेयर करें। जी फवाद, कैन यू हियर मी? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। प्लीज प्लीज। फवाद से हम एक मतलब फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन है कि जो कराची के शहरी हैं, कराची के जो लोग हैं, वो कितना इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितनी पिसी हुई है। जो फुटेज है, जो वीडियो है, मैं चाहूंगी वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करें कि आप जो शहरी हैं उन्होंने एहतजाज का, क्योंकि दे आर सो पिस्ड ऑफ महंगाई की वजह से, ओवरऑल सिचुएशन की वजह से। और अब ये जो एक और नया टैक्स भी डाल दिया गया बिलों में, जो हुकूमत ने बिजली के बिलों में सफाई का टैक्स डाला है, इस पर अवाम पीपल कैन नॉट टॉलरेट। अब उनके लग रहा है कि बस से बाहर हो चुकी है बात, शायद अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने जज्बात, अपने इमोशंस, और इसलिए उन्होंने ये अनोखा तरीका भी ढूंढा। गलियों में जो पड़ा कचरा है वो के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों और के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर फेंकना शुरू किया। और ये कुछ मनाजर हम आपके साथ शेयर भी करें। अब यहाँ पर सवाल ये कि आवाम करे भी तो क्या करें, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये हो रही है कि जो लोगों की जो तनख्वाह है, जो उनकी जॉब सैलरीज हैं, उससे बढ़कर बिल आना शुरू हो चुके हैं। फवाद हमारे साथ एक मरतबा फिर से हैं। जी फवाद, प्लीज कंटिन्यू। मैं नबी ये अर्ज कर रहा था कि मैंने कराची के एक ताजिर से पूछा कि आप सुबह जो है वो दुकानें इतनी देर से क्यों खोलते हैं, 12 बजे क्यों खोलते हैं आप लोग, सुबह 6, 7, 8 बजे 9 बजे आके क्यों नहीं खोल लेते? तो उन्होंने कहा, जो अफसोसनाक एक सूरत हाल, उन्होंने कहा कि इसलिए हम दुकानें एक साथ खोलते हैं क्योंकि साथ सबने मिलकर फैसला करना है कि दुकानें कब खुलनी है। हम इसलिए देर से दुकानें खोलते हैं कि एक तो थोड़ा सा सुबह का वक्त हो जाए कि पुलिस जो है वो चाको चौबंद हो जाए, दूसरी बात है कि सारे मिलकर खोलेंगे तो फिर कोई ऐसी वारदात नहीं होगी क्योंकि रश एक मार्केट के अंदर होगा। तो कराची में दुकानें सुबह ना खुलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो सुबह सुबह आकर काम शुरू कर देंगे, तो अगर कोई साहब ये चाहे कि जी मैं एक रिवायत पैदा करना चाहता हूं कि मैं सुबह 7 बजे दुकान खोलूंगा, तो कराची के ताजिर समझते हैं और ऐसा होता भी है कि उनके पास डकैती पड़ जाएगी। अच्छा, जहां तक बात है जराइम की, जो कराची पुलिस चीफ ने एक बात की, देखिए कराची पुलिस चीफ को इस तरह की बात करना जेब नहीं देता, इसलिए कि उनकी जिसकी जिम्मेदारी हो अमन और अमान की, वो मुझे फिगर्स दिखाकर बेवकूफ नहीं बना सकता। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि फलां जगह पे भी क्राइम है तो हमारे पास भी क्राइम है। आज तक भी लोग मिफ्ता इस्माइल साहब का मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी जर्मनी के अंदर 250 रुपए का जो है वो बिजली का यूनिट है। यही हमारे साथ इमरान खान साहब किया करते थे, उनके वज़रा किया करते थे कि हमें बताते थे कि न्यूयॉर्क में टमाटर कितने का मिल रहा है और पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है। भाई वहां पर फी का आमदन कितनी है, वहां लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, चले उस बहस के अंदर नहीं हम जाते, लेकिन जिस शख्स की, जिस इदारे की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान कायम करेगा शहर में, वो अगर ये कहे कि जी अमन अमान मौजूद है। यहाँ पर बात है कि जो फैक्ट सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जो क्राइम की परसेंटेज शरह बताई जा रही है, वो तो अवाम रिपोर्ट तैयार नहीं कर रही है ना। तो उसमें फिर ऐसी स्टेटमेंट आना कि कराची जैसे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वहां पर क्राइम्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी शाहीन फोर्स की कारकर्दगी के हवाले से, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। पूरे एक महीने को अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ 2 क्रिमिनल्स पकड़े गए, जबकि जो कराची के शहरी हैं उन्होंने 10 क्रिमिनल्स पकड़े, शायद इससे ज्यादा पकड़े हो, रिपोर्ट नहीं हो सके। देखिए जी, कराची के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात जरूर होते रहे हैं। कभी शाहीन फोर्स बनी, कभी मुजाहिद फोर्स बनी, कभी रेस्क्यू 15 को जो है वो एक्टिवेट किया, उनको सफेद कलर की मोटरसाइकिल्स दी गई। तो ये तजर्बा है जो अभी बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि शाहीन फोर्स किताबों में जरूर है लेकिन हमने भी सड़कों के ऊपर उनको घूमते हुए नहीं देखा। मेरी इत्तला ये है कि इसको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगेगा, उसको अनाउंस जरूर कर दिया गया है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद बहरहाल जिस तरीके से लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, इस तरीके से अगर कोई भी फोर्स बनती है उससे क्रिमिनल्स को एक फर्क जरूर पड़ता है। मैंने एक SHO से पूछा, जो एक थाने के SHO थे, कि जी आखिर आप लोग नाका क्यों लगाते हैं, ये नाके के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नाका सिर्फ इसलिए होता है कि वहां पे लोगों को तंग किया जाए, उनकी मोटरसाइकिलें चेक की जाए? तो उनका कहना यह था कि एक बहुत बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद जब पुलिस को एक्टिव देखते हैं तो वो अपने बिलों के अंदर जा घुसते हैं। तो नाके लगाना और ये पुलिस की का गश्त जो है, इसका बहरहाल फर्क जरूर पड़ता है। अगर मुजाहिद फोर्स एग्जीक्यूट होकर सिर्फ घूमना भी शुरू करते सड़कों पे
तो उसका एक इम्पैक्ट आना है और उस इम्पैक्ट के नतीजे में जराइम की शरह कम होनी है। अच्छा देखिए, कुछ चीजें जराइम के हवाले से ना लाजमी नहीं है कि हम किसी के ऊपर तनकीद में इतना आगे निकल जाए कि हम कहें कराची पुलिस चीफ को ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनको और भी समझने की जरूरत है। जराइम की अगर रेशो की बात की जाए तो कराची पुलिस चीफ इससे पहले भी जो मौजूद थे और इसके बाद भी हमारी उनसे मुलाकातें भी मुख्तलिफ लोगों से होती रहती हैं, उनके पास जो चार्ट है बहरहाल वो झूठ नहीं बोलते। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के मुकाबले में कराची को आप चेक करेंगे तो फिर आपको जराइम की शरह जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं दिखाई देगी जिसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपका टाइम कम बना, मैं जरूर डिटेल में आपसे और भी गुफ्तगू करना चाही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अवाम की ही बात करेंगे, पाकिस्तानियों की ही बात करेंगे। एक जानिब तो महंगाई, इतनी ज्यादा बिलों में जो मजीद इजाफा हो रहा है उस पर अवाम सरापा एहतजाज, वो हमने आपको कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर किए। दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं सैलाब, जो कि एक बड़ी तबाही का खदशा है इस वक्त पाकिस्तान को, और सिंध में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा लोगों जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने के और जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन खदशात के बाइस WHO ने बीमारी और अमवात की आने वाली दूसरी तबाही से खबरदार होने की वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खबर यह है कि भारत में इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही मिलने पर जश्न का समा है, मगर तंजीम की जानिब से जारी रुकन ममालिक के नक्शे में भारत की सारी लॉबिंग और ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि SCO की जानिब से जारी नक्शे में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जबकि सरट्रैक को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत को आलमी सतह पर एक और सुबकी भी उठाना पड़ी है। कनाडा में मकीम हजारों सिख मोदी को पॉलिसीज के खिलाफ इकट्ठा वो हो चुके हैं। सिख कम्युनिटी अपना अलहदा वतन खालिस्तान हासिल करना चाहते हैं और भारत से आज़ादी और सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के मुतालबे के लिए कनाडा में रेफरेंडम हुआ, जिसके नताइज इस वक्त मुरतब किए जा रहे हैं। और इससे कबल बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी सिखों के अलहदा वतन के लिए रेफरेंडम हो चुके हैं, जिसमें हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की थी। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं गोपाल सिंह चावला साहब, जो कि रहनुमा सिख कम्युनिटी हैं। और बहुत शुक्रिया चावला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पूछना चाहूंगी आपसे, कनाडा में रेफरेंडम भारत की लॉबिंग कामयाब क्यों ना हो सकी? जी बहुत शुक्रिया। तो ये जो रेफरेंडम होने जा रहा है ये इससे पहले अमेरिका में भी हो चुका है, इंग्लैंड में भी हो चुका है, बाकी काफी सारे मुल्कों में हो चुका है। तो ये अगर देखा जाए तो ये भारत के मुंह पे एक बहुत जोरदार किस्म का थप्पड़ है, क्योंकि वो सबसे पहले तो वो इस बात में नाकाम है कि वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहते हैं। तो वो बिल्कुल सेकुलर स्टेट नहीं है, क्योंकि वहां पे जितने भी मिनॉरिटीज हैं, खा वो सिख हैं, खा वो मुसलमान भाई हैं, खा वो हमारे मसीह भाई हैं, खा वो दलित हैं, वो सब तंग है। और ये जो रेफरेंडम है ये मैंने पहले भी कहा कि उनके मुंह पे एक थप्पड़ है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि जो सिख हैं वो खुद ही नहीं चाहते खालिस्तान। तो अब देखें हर तरफ खालिस्तान ही खालिस्तान हो रहा है। और मैं आपके प्रोग्राम में आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने हमारे साथ कौन कौन से जुल्म किए और या कौन कौन से ये कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम अपना खालिस्तान की आवाज अब इस जगह पे ले आए कि अब हमें आजादी हर तरह चाहिए, ताकि हम अपने सुकून से रह सकें, हम सुख का सांस ले सकें। चावला साहब, नताइज के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, कनाडा में खालिस्तान के कयाम के हवाले से जो रेफरेंडम नताइज हैं क्या हैं? देखें जी, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से देखो जो भी सिख है, मैं इसका थोड़ा सा आपको वजाहत थोड़ी सी कर दूं। जैसे कि मुसलमान हमारे चाहते हैं, मुसलमान भाई के बैतुल मुकद्दस की आजादी चाहते हैं या नहीं? अगर मुसलमान होगा, अगर हजूर पाक सल्लम को मानने वाला होगा, तो वो जरूर चाहेगा कि बैतुल मुकद्दस आजाद हो। तो सेम इसी तरह जो सिख होगा, अपने आप को सिख कहेगा, वो इस रेफरेंडम में हिस्सा भी लेगा, इस रेफरेंडम को कामयाब भी कराएगा और भारत का जो तसल्लुत है, भारत की जो हठधर्मी है, उससे अपनी जान भी छुड़ाएगा। तो इंशाअल्लाह 100% नतीजा होगा। अब चावला साहब, 2 दिन पहले भी तारीखी रैली की गई, अवाम का रद्द अमल, जो रिएक्शन था वो किस तरह से था, कितना मोटिवेटेड था? देखिए, इंडिया से सिख कौम को वैसे बड़ी नफरत है
मैं थोड़ा सा इसका फिर भी वही डिटेल बताऊं, मैं आपके आ रहा हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। अगर आप 1947 से देखें, मैं 1 मिनट में बताता हूं सारा कुछ। तो 1947 में इन्होंने हमारे साथ ये वादा किया हिंदुओं ने कि आप हमारे साथ मिल जाओ और अपना खालिस्तान ले लो। तो वहां पे इन्होंने हमें धोखा दिया, आज तक हमें खालिस्तान नहीं मिला। 1952 में इन्होंने एक एक्ट पास की जिसमें इन्होंने सिखों को बालों वाला हिंदू करार दिया, यानी हमारी शिनाख्त को खो दिया। और 1984 में इन्होंने दरबार साहब पे अटैक किया और हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की, पंजाब के टुकड़े कर दिए, पंजाब को बांट दिया। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब का जो पानी है, पंजाब है ही पंज आप, तो हमारा वो जो पानी है पंजाब के खेतों को नहीं मिल रहा और बाकी सूबों को मिल रहा है। और नशा इन्होंने पंजाब में इतना आम कर दिया कि हर बंदे, हर हमारी नौजवान नस्ल को इन्होंने चीटे के साथ, इन्होंने कोकीन के साथ जोड़ दिया और वहां पे अफीम के ठेके चलते हैं। और पंजाब में ये नशे ऐसे मिलते हैं जैसे यहाँ पे चीनी और दालें और गंदम मिलती है। और इसके बाद हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो हमारा गुरु है, हमारा हाजिर नाजर गुरु है, उसकी बेअदबियां पंजाब में इतनी ज्यादा होती हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा होती हैं कि जैसे वो शौक से करते हैं। तो देखिए हमारा हक बनता है ना, आज तक हम इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है, सिवाय हमारी सिख कौम ने शहादतें दी हैं, सिख कौम ने जुल्म बर्दाश्त किए। यहां तक कि ये इतने जालिम हैं कि इन्होंने हमारे माओ बहनों के रेप किए, हमारे बच्चों के गलों में टायर डाले और टायर जलाए गए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम इनके साथ कैसे रह सकते हैं। और हमारी गुरबाणी जो हम पढ़ते हैं, जो हम इबादत करते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है कि राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो जितनी अवाम है इस वक्त पूरी वर्ल्ड में, जितने सिख हैं, उनकी एक ही आवाज है और वो आवाज है खालिस्तान। चावला साहब, इंटरनेशनली भी सपोर्ट किया जा रहा है, कोशिशें क्योंकि आपकी बहुत तेज तर है, तो खालिस्तान के कयाम के लिए इंटरनेशनली कितना सपोर्ट है? जी देखिए बिल्कुल है, चूंकि पहले तो ये सरदारों को ये कहते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर अब ऐसे है कि जहां पे भी पढ़ा लिखा बंदा आपको किसी मुल्क में मिलेगा वो सरदार होगा। अब आप उधर ही देख लें जहां पे हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सरदार है। अच्छी अच्छी पोस्टों पे कौन है? कनाडा में सरदार है। आप इंग्लैंड में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, बाकी मुल्कों में, आप नीदरलैंड में चले जाएं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे। इंग्लैंड की आर्मी पिछले दिन यहाँ पे आई थी, तो बड़े बड़े सिख उसमें अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं। तो जाहिर है जहां जहां पे अदलिया है, जहां जहां पे ये अक़वाम मुत्तहिदा है, जहां जहां पे इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, अब हर जगह पे हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि खालिस्तान हमारा हक है और इस इंडिया जालिम सरकार से हमें छुटकारा दिलाया जाए। तो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि लोगों में, देखो इंडिया से हम वैसे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, मगर जब से ये मोदी आया है तो अब तो हमारी नफरत की आखिर हो गई है, क्योंकि मोदी ने हम पे जितने जुल्म किए, जैसे किसान आंदोलन आपके सामने, कि उन्होंने किसानों के साथ क्या किया, हमारे लिए अजीब अजीब कानून वो वहां पे लेके आए। तो नफरत की शदीद किस्म के इंतहा है इंडिया के खिलाफ और मोदी के खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल सिंह चावला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और खालिस्तान तहरीक के हवाले से भी बता रहे थे, बहुत तेज तर कोशिशें भी की जा रही हैं इसके क़याम के हवाले से। सो आई होप सो कि ये नतीजा खेज होती हुई भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका चावला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई इतनी बेकाबू हो चुकी है कि जो आम शहरी है, आम आदमी है, वो किचन चलाने से भी कासिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तनख्वाहें सारी की सारी बिजली के बिलों में चली जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, सब्जियां, दालें, यहाँ तक कि आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। और आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बाद हुकूमत ने भी अवाम को 8 पैसे की खुशखबरी सुना दी है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, माहिर मुआशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया एक मरतबा फिर से हमारे प्रोग्राम के लिए। अब आटा महंगा, बिजली महंगी, दालें, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और ख़रीदने की आम आदमी में हिम्मत भी नहीं रही। तो एक आम आदमी की किस्मत संवरेगी, बेहतर होगी, मुल्की हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया आपका।
बिल्कुल आपने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि महंगाई की जो ऊंची शरह होती है जो पाकिस्तान में है, ये अवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। हुकूमत एक जालिमाना कदम उठाती है मुतवस्सित तबके के लिए और अवाम के लिए और जो है गरीब के लिए। उनकी ज़िंदगी जैसे आपने बताया अजीरन हो जाती है, ना वो तालीम दिला सकते हैं अपने बच्चों को, ना इलाज मुआवजा कर सकते हैं, ना उनको मुनासिब ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं। तो ये अफसोसनाक बात यह है कि हमारी फ़ी का आमदनी कम होती है खत्ते के मुल्कों के मुकाबले में, और महंगाई ज़्यादा है, यानी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अगर दुकान का गल्ला है भी तो हमारा जो भूख का नंबर है वो है 92, 116 ममालिक में, ये भूख की सूरत हाल है। तो ये तो हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ हैं, स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसियाँ हैं, और जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अशराफिया की मईशत है, हम अशराफिया की मईशत की वजह से ताकतवर तबकों को मराद देते हैं, आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं। पिछली हुकूमत ने बेतहाशा किया, मगर अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, सब कुछ है, कौम को अभी तक ये पता नहीं है कि ये जो महंगाई जबरदस्त आई है इसका जिम्मेदार कौन है। जब तक ये तयन नहीं होगा तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते। अब मैं आपको खिदमत में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने कभी नहीं सुनी कि जो है कि कुछ सियासतदानों ने, खासतौर से जो इकोनॉमिक मैनेजर्स इस वक्त हैं जिनके ऊपर सारा बोझ आ गया है, महंगाई उनकी गलती की वजह से जरूर है, बड़ी है, लेकिन अगर आप IMF की रिपोर्टें देखें, शायद हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त गालियां तो खा रही है, लेकिन कभी उन्होंने सहमत की कि IMF ने क्या कहा, स्टेट बैंक ने क्या कहा। मैं आपको थोड़ा बता दूं वजह क्या। मार्च में 12.7% महंगाई थी, मार्च 2022 में। चंद दिन बाद इमरान खान साहब बरतरफ हो गए, आज जो है 27.3 है, दुगनी से ज्यादा है। तो जाहिर बात है कि सारी गालियां इन पर पड़ रही हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन जरा देख तो ले हुआ क्यों है। अब मैं आपको बताऊं क्यों हुआ। IMF क्या कहता है, मैं अपनी राय नहीं देता। IMF ने अभी रिपोर्ट जारी की थी, वो ये कहते हैं कि 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने जो मुआहिदा तोड़ा IMF के साथ, उसकी वजह से उनका प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार हो गया। $900 मिलियन की किस्त मिलनी थी, वो नहीं मिली। दोस्त मुल्कों से पैसा मिलना था, वो नहीं मिला। सरमाए का फरार हुआ, तो उसकी वजह से रिजर्व्स गिरे, रुपए की कदर गिरी, तो महंगाई बढ़ गई। ये IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक। तो किसने, ये जो मैंने डिटेल बताई है, उसके बाद जब उनको किस्त मिल गई 4.5 महीने के बाद, उसके बाद जो है वो IMF ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, तारीख बता रहा हूँ। 30 अगस्त 2022 IMF ये कहता है कि PTI और इमरान खान साहब के दौर में जो मईशत ने तरक्की की थी वो नापायदार थी, वो रहने वाली नहीं थी, वो नाहमवार थी, गैर मुतवाज़िन, यानी ताकतवर लोगों ने फायदा उठाया ना, और गैर पायदार यानी ये रुकने वाली नहीं थी। जैसे मैंने कहा था कि पिछले प्रोग्राम में कि ये कमजोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये IMF ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि नाहमवार थी, गैर मुतवाज़िन थी, उसकी वजह से बजट खसारा ऊंचा रहा। सही, ये IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फिर वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो हमारे जो है ना जारी हिसाबात का खसारा ऊंचा रहा, उसकी वजह से रिजर्व्स गिरे और महंगाई बढ़ी, IMF ने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो इस हुकूमत ने, डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है जो आप फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं। आम आदमी चूंकि वो इतनी महंगाई के चक्की में इस वक्त पिस रहा है कि उसका बस यही सवाल है, वो तो IMF की डील को शायद समझता भी नहीं होगा, वो सिर्फ महंगाई की परेशानी में ही मुब्तला है। और वो आम आदमी भी ये पूछ रहा है, मतलब हमारा ये सवाल है कि IMF से डील होने के बावजूद भी डॉलर तो सस्ता नहीं हुआ। दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब भी इस तरह से महंगाई बढ़ती है तो गरीब आदमी पर ही बोझ क्यों डलता जाता है, बढ़ता जाता है। टैक्सेस अमीर जो है उसको कोई फर्क नहीं होता, तो ये डायरेक्ट टैक्सेशन ये इसकी जानिब क्यों नहीं बढ़ते हैं। मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि हमारी अशराफिया की मईशत है, मौजूदा हुकूमत हो, पिछली हुकूमतें हों, फौजी हुकूमत हो, सबका एक ही नुक्ता होता है कि ताकतवर तबके अशराफिया माफिया कह लें, उनको मराद दें, चाहे कानून तोड़ता है, इसका बोझ मईशत पर डाल दें और इसका बोझ अवाम पर डाल दें, मुतवस्सित तबके पर डाल दें। और बैरूनी अशराफिया भी ये कोशिश करता है, चूंकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, वो इसको कमजोर करना चाहते हैं। तो इसमें इन दोनों में गठजोड़ है, यानी ये सियासतदान एक तरफ तो ताकतवर तबकों की मदद लेने के लिए उनको मराद देते हैं, अवाम पर बोझ डालते हैं, दूसरी तरफ बैरूनी ताकतों से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और पैसा लेने के लिए उनके साथ करते हैं। इन दोनों में एक गठजोड़ हो गया। अब रह गए अवाम और पाकिस्तान की मईशत। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माजरत के साथ वो सियासतदानों के झगड़े, उनके सियासी बयानात
अदालतों में जजेस ने क्या कहा, दुनिया में कहीं नहीं होता, हमने यूरोप में बहुत रहे हैं भाई, अदालत में जज बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आप उनके रिमार्क्स को तकरीरों का हिस्सा बनाते हैं, तो अवाम का जो फोकस है अवाम को नहीं पता चल रहा, तो इसलिए मैंने तफसील बता दी कि ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। IMF नहीं चाहता, इस्तेमारी ताकतें नहीं चाहती, पाकिस्तान के ताकतवर तबके नहीं चाहते, इमरान खान साहब नहीं चाहते, नवाज शरीफ नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, और तो दूसरे सर ये नहीं चाहते, इसका मतलब है कि कभी भी अवाम की जो हालत है, स्पेशली जो गरीब अवाम बेचारी है, उसकी हालत तो फिर कभी भी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं हो सकती है, लेकिन पहले मैं बता दूं स्टेट बैंक ने क्या कहा है। स्टेट बैंक ने ये कहा कि जो इमरान खान अभी कहा है, इमरान खान साहब ने जो गलत फैसले किए थे उसका इम्पैक्ट है जुलाई में जो महंगाई बढ़ी, हमें पहले से पता था ये जुलाई में महंगाई बढ़ेगी उन गलत फैसलों की वजह से, और जून 2023 तक महंगाई ऊंची रहेगी, ये डंके की चोट पे उन्होंने कह दिया। स्टेट बैंक कह रहा है, वो क्यों कह रहे हैं कि उनको ये, हमें भी पता है कि ये हुकूमत ताकतवर तबकों पर बोझ डालने के लिए तैयार नहीं है, उनसे टैक्सों की वसूली करने के लिए तैयार नहीं है, तो जब वो तैयार आप नहीं करेंगे, और पेट्रोल के नर्ख आपने IMF को लिख के दे दिया कि जनाब हम जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते चले जाएंगे जो भत्ता है, अभी आपने बड़ा हाथ उठाया, लेकिन उसको स्पेसिफाई मैं कर दूं कि जब आपको किस्त मिल गई IMF की, उसका 218 रुपए का डॉलर था, तो उसके बाद तो रुपया इंप्रूव होना चाहिए था, वो 237 पर आ गया, बल्कि 237 है, लेकिन 240 का मिल नहीं रहा है, यहाँ से स्मगलिंग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हुकूमत को ये पता नहीं है कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरे जो फैक्ट्स थे और जो हकायक थे वो भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, लेकिन आम आदमी बेचारा, उसके जहन में इस वक्त यही है कि वो कब इन मुश्किल हालात से बाहर निकलेगा, उसके लिए कब रोटी, बिजली, पेट्रोल सस्ता होगा, जो कि मुस्तकबिल करीब में तो बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन दिखाई दे रहा है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही खास मेहमान से प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवाते हैं, पाकिस्तानी फाइटर महमूश रजा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। यकीनन सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा है, आपने देखी होगी, और एक बार फिर ये काज़ाकिस्तान के शहर अलमाते में 30 सितंबर 30 सितंबर को मैदान में उतरने वाली हैं, और उतरने वाले पाकिस्तान के इस रोशन सितारे से हम बात करते हैं। 11 दिन के बाद तारीखी मुकाबला है, आपका कितनी तैयारी कर रखी है? अस्सलाम वालेकुम जी, तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है, मुकम्मल है, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, अभी तो बिल्कुल बैक एंड हो गया, तो थोड़ा सा वाइंड डाउन कर रहे हैं, सब कुछ रैप अप कर रहे हैं, और बस एवरीथिंग इज डन, और इंशाल्लाह ये जीत पाकिस्तान के नाम ही होगी, मेहनत पूरी है। महमूश, मुल्क का नाम आपने पहले भी माजी में भी रोशन किया है, कौन कौन सी फाइट्स यादगार रही, बड़ी इंटरेस्टिंग रही? वैसे तो आई एम श्योर कि जो हर मार्का है वो बड़ा दिलचस्प होता होगा, लेकिन फिर भी क्या शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, हर फाइट ही काफ़ी अहम होती है, लेकिन अगर मैं सोचूं तो आई वुड से कि जो एशियन टाइटल मैं जीता था फिलीपींस में, वो काफ़ी स्पेशल थी मेरे लिए, और दूसरा ये कि लाहौर में मैं अपने होम क्राउड के सामने काफ़ी साल बाद लड़ा था 2019 में, तो उसमें मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, 23 सेकंड सबमिशन, ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में आज तक ये रिकॉर्ड कायम रहता है, तो ये काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए, 2 इंस्टेंसेस, और तो इंशाल्लाह इसके बाद मतलब मजीद भी और स्पेशल इंशाल्लाह हमारी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ है। महमूश, कितनी ट्रेनिंग, कितनी उसमें टाइम कितना लगता है, ट्रेनिंग कितनी टफ होती है? आई एम श्योर वो बातें हैं पसे पर्दा, वो हकायक चीजें हैं जो आम आदमी नहीं जानता, कि जब भी कोई फाइट जीत कर आते हैं, जो विनिंग मोमेंट होता है उसके पीछे कितनी स्ट्रगल रही होती है, सो मैं चाहूंगी कि वो भी थोड़ा सा आप शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेनिंग सबसे मुश्किल चीज़ तो यही होती है कि जो आप ट्रेनिंग करते हैं दिन में 2-3 दफ़ा आपने ट्रेनिंग करनी होती है, सुबह दोपहर शाम इसी तरह, और काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है क्योंकि सारे सेपरेटली आपने करने होते हैं मार्शल आर्ट्स, तो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी होती है जिसमें आपकी जिजित्सु, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग होती है, उसके अलावा आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी होती है जिसमें आप वेट्स वगैरह उठाते हैं, सर्किट्स और कंडीशनिंग करती है अपनी बॉडी के, ताकि वो 5 राउंड्स या 3 राउंड्स चल सके इस तरह मजबूत तरीके से। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से कि बाकी स्पोर्ट्स से तो काफ़ी मुश्किल होती है इसकी ट्रेनिंग, खास करके क्रिकेट, और जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मतलब है कि जिसके बारे में बात किया जाता है, बट ऑब्वियसली आपने वर्क तो करना होता है, यू हैव टू पुट द वर्क इन ताकि रिजल्ट एंड में मिले।
अच्छा मामोश, जो हुकूमती सतह पर वसाइल हैं या जो सपोर्ट है वो है, आई एम ग्लैड कि फाइनली आफ्टर बहुत ही एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, तवील अरसे के बाद, क्रिकेट को हमेशा हमारे मुल्क में बहुत पसंद किया जाता रहा, पजीराई मिलती रही, हुकूमती तवज्जो भी हमेशा उस पर होती, दो के लोगों को बड़ा पसंद है ये खेल, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो खेल रहे वो हमेशा नज़रअंदाज होते रहे। थैंक्स टू सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, कि इसकी वजह से अब लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आप जैसे जो रोशन चेहरे, सितारे फ़ख्रे पाकिस्तान है, लोग उनके बारे में भी जान रहे हैं, दुनिया भी जानती है ऑफ कोर्स। तो ये आप समझते हैं कि हुकूमती ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है या हुकूमती सतह पर तवज्जो की मजीद जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत मतलब जितना तवज्जो अभी मिल रहा है इन स्पोर्ट्स को, बाकी स्पोर्ट्स को, नॉट जस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बट द रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तवज्जो है वो सारी क्रिकेट पे ही जाती है। एंड MMA इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे जो ज़्यादा वो स्पोर्ट जो बढ़ी है दुनिया में वो MMA ही है। बॉक्सिंग को तो सरपास कर चुकी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि इस पे ज़्यादा इसको नज़रअंदाज किया जाता है। उतनी सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट से और कंपनी से, स्पॉन्सर से जितनी मिलनी चाहिए। हालांकि ये काफी मुश्किल स्पोर्ट है और मुश्किल भी है, खामोश मुश्किल भी है और थोड़ी सी ग्लैमराइज भी है। बहुत सारी मूवीज भी इस टॉपिक पर बनी हुई हैं, लोगों ने उनको बड़ा पसंद भी किया है। सो रियल में भी उतनी चमकती दमकती दुनिया इसकी है या फिर बहुत टफ है इन एक्चुअल? इन एक्चुअलिटी तो बहुत ज्यादा टफ है। जो हाईज हैं वो बहुत हाई हैं, जो लोज हैं वो बहुत लो हैं ऑब्वियसली। कभी कभार आप जब फाइट कर रहे होते हैं तो फाइट से पहले यही सोच रहे होते हैं कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो यही होता है कि फाइट के बाद आप कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। इट्स द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि इट इज वेरी टफ, और ये हर फाइटर यही कहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ लो हाई लेवल, जो वर्ल्ड चैंपियन है वो भी यही कहेगा कि ऐसे ही होता है। तो ये चीजें तो आम आदमी, आम बंदा तो नहीं सोचता, लेकिन इट इज ट्रू, इट्स द ट्रूथ। और जैसे मैंने कहा कि the highs are high and the lows are low। अच्छा, आगे क्या प्लान है फर्दर फ्यूचर के, मुस्तकबिल में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? फिलहाल तो मेरे जहन में यही है कि 30 सितंबर के बाद कुछ भी नहीं है। 30 सितंबर को जो मैंने करना है वो मैंने काम करना है, जो जिसके लिए इतनी ट्रेनिंग की है। और इसके अलावा ऑब्वियसली काफी महीनों से इस कैंप के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एज सच इन माय माइंड आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस माय होल लाइफ, इस मोमेंट के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइट होगी इंशाल्लाह, टाइटल कंटेंडर फाइट होगी इंशाल्लाह। तो अब फिलहाल दैट्स ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो मैं सोच रहा हूँ वो यही है कि आई वांट टू बी द चैंपियन ऑफ द UFC जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रमोशन है। हालांकि ब्रेव भी एक दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रमोशन है, लेकिन गोल यही है एट द एंड के पाकिस्तान का नाम सबसे बड़े प्रमोशन में रिप्रेजेंट कर सकूं, जो UFC है उसमें चैंपियन बन सकूं इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस फॉर यू। तो मामोश, फिजिकल स्ट्रेंथ तो इसके लिए चाहिए ही होती होगी, जैसा कि ट्रेनिंग का भी आपने तस्करा किया, लेकिन जो मेंटल स्टेबिलिटी है या वो पीस ऑफ माइंड के लिए भी आई एम श्योर आप मेडिटेशन भी करते होंगे और उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा। जज्बा कितना हाई होता है, मोटिवेशन कितनी स्ट्रांग होती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जितना वी हैव टू ट्रेन आवर बॉडीज, उतना हमने अपने माइंड को भी ट्रेन करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो जज्बा होता है, ये जो इमोशंस होती हैं, इन्हीं को कंट्रोल करना होता है। जिसमें ज्यादा इमोशंस होंगी वही मार खाएगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल होती है, कैंप में होती है। तो आपने वो उन महीनों के लिए आपने ट्रेनिंग करनी होती है, सख्त ट्रेनिंग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब फाइट होती है, आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो वो सारी मेंटल है। उसके बाद अगर आपके ज़हन में बिलीफ है कि आप कर सकते हैं और आपके ज़हन में सुकून है और बिल्कुल वो इमोशंस नहीं है उस तरह के, तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये चीजें हैं, डर है, इमोशंस है, जज्बा बहुत ज्यादा है, तो आप मार भी खा सकते हैं, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल कंट्रोल करना होता है। जैसे ब्रूस ली कहता है, बी वाटर माय फ्रेंड, तो आपने बिल्कुल फ्लो करना होता है। इंटरेस्टिंग। ये जितना ये सैवेज एक स्पोर्ट है, उतना ही ये एक आपने बिल्कुल कंट्रोल करके सब कुछ एक वेव में जाना होता है।
तो मामोश, कभी ऐसा हुआ कि फाइटर है माशाल्लाह, चैंपियन है, आप अभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कोई किस्सा रिंग से बाहर भी कभी लड़ाई हो गई? आई एम श्योर आपका ऑरा भी इस तरह से होता होगा ना, जहां से गुजरते होंगे लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो जाते होंगे, तो कोई ऐसी फाइट हुई हो जो कि रिंग के बाहर रही हो, आपको याद हो, आप शेयर करना चाहें कोई ऐसा मोमेंट? इस तरह के मोमेंट्स MMA से पहले काफी होती थी, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। जो लेकिन जब से मैंने शुरू किया उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया, ना तो आएगा, क्योंकि काफी सेल्फ कंट्रोल आप सीखते हैं इससे। और वैसे भी बंदा कहता है कि यार कोई जरूरत है, मैं तो ट्रेंड हूँ, अगला तो ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर मैं एक वाकया आप सुनना चाहेंगे तो एक वाकया मैं बता देता हूँ कि जो सबसे मेरी आखिरी इस तक कोई वाकया हुई थी वो ये था कि मैं I was in school, A levels में पढ़ रहा था तब इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने बोला कि हमारे छोटे भाई को उन्होंने मारा है। तो मैं गया, काफी उसी तरह का था, जज्बाती था काफी ज्यादा, उतना जज्बाती नहीं हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि यार ये तो गलत बात है। उन्होंने आगे से गाली, मैं भी थोड़ा गुस्से में आके मार दिया उनको। मसला ये था कि वो आगे से तकरीबन 15-20 लोग थे, तो थोड़ी सी होती थी। लेकिन बाद में दोस्त आ गए। आपको तो पता है, आपने इस तरीके सुनी होंगी, लेकिन उस दिन के बाद ऐसे कोई ऐसा उस दिन के बाद दोबारा फिर पंगा नहीं लिया, फिर प्रोफेशनली गए। वेल डन। थैंक यू सो मच मामोश फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बेस्ट विशेस आपकी अपनी फाइट के लिए, और इंशाल्लाह आप फख्रे पाकिस्तान हैं और इंशाल्लाह बनेंगे। पाकिस्तान का नाम मुस्तकबिल में भी रोशन ऐसे ही करते रहिए। प्रोग्राम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और एक बहुत ही इमोशनल सी, जज्बाती, दिल को छू लेने वाली वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उन्हें बेहतरीन तालीम देना हर माँ बाप का, हर वालिदैन का ख्वाब होता है। और वालिदैन जिस भी काबिल हों वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन ही सोचते हैं। वालिदैन इस ख्वाब की तकमील के लिए कई मसाइब और तकालीफ भी सहते हैं, मगर बच्चे इससे आगाह नहीं होते हैं कि जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से कमा कर ला रहे हैं, बाहर की दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पर कितने सारे चैलेंजेस हैं, और वो सब सहने के बाद माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने में कामयाब होते हैं। एक तालीमी इदारे ने बच्चों को वालिदैन के मसाइल से आगाह करने के बारे में सोचा, और इस हवाले से वालिदैन की मजदूरी करते हुए जो वीडियोस थी, उनके माँ बाप की जो भी स्ट्रगल्स थी, वो अपने बच्चों को दिखाएं। और अपने बच्चों के तासुरात उस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि बहुत ही इमोशनल लम्हात होंगे इन बच्चों के लिए, जब उन्होंने देखा होगा अपने पेरेंट्स को फील्ड में जाते हुए, काम करते हुए, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, कोई सामान उठा रहा है, और उसके बाद जो भी एक दिन भर की मजदूरी जमा होती है या जो भी महीने की जमा पूंजी होती है, उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनको बेहतर से बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो भी मांगे उनसे वो उसको पूरा करने की इस्तिताअत रखते हों, उसको पूरा कर सकें, और ज़्यादा कुछ ना अगर कर सकें, बहुत लग्जूरियस लाइफ अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ना दे सकें, तो माँ बाप की कोशिश ये होती है कि वो कम से कम उनको बेसिक तालीम फराहम कर सकें। तो यही हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो कोई बहुत किसी लेविश पोजीशन पर नहीं है, बहुत उनका कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत मेहनत मजदूर तबका है। आप जैसे कि ये देख सकते हैं, कोई पत्थर तोड़ा है, कोई ईंट तोड़ा है, कोई काम कर रहा है, कोई इतना सामान उठा रहा है बोरियों के साथ, और ये पूरा डिस्प्ले किया गया, एक स्क्रीन दिखाई गई है बच्चों के स्कूल में, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर शदीद वायरल हुई है, और बहुत इमोशनल वीडियो भी है, बच्चों के तासुरात भी इसमें देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अनअवेयर होते हैं अपने पेरेंट्स की मेहनत से। उनको तो सब कुछ अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, बट इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग वीडियो। आई एम श्योर आप लोग भी काफ़ी जज्बाती हो गए होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज रूह अफ़ज़ा के किचन में क्या बन रहा है। जी हुमा।
ताज रूह अफ़ज़ा के किचन में मैंने सोचा कि सैंडविचेस बना लेते हैं, और पनीनी सैंडविचेस। और उसके लिए पनीनी ब्रेड आपको चाहिए, 4 से 5 पनीनी ब्रेड्स आप ले लें, इजीली किसी भी बेकरी से अब तो अवेलेबल होती हैं जी। उसके साथ जो चिकन हमने मैरिनेट करना है, चिकन मैरिनेट करने के लिए आपने चिकन बोनलेस ले लेना है, उसको मैरिनेट करना है आपने। मैंने उसको फजीदा स्टाइल मैरिनेट कर लें, आप टिक्का स्टाइल मैरिनेट कर लें, मैंने फजीदा स्टाइल में मैरिनेट किया है, जिसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च आएगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा, सिरका लगाना है आपने, साथ में गार्लिक पेस्ट लगाना है, नींबू भी लगा सकते हैं आप, और थोड़ा सा चटपटा और स्पाइसी सा उसको बना लेना है आपने। उसके साथ आपने क्या करना है, उसको कुक कर लेना है। कुक करने के बाद आपने उसके अंदर जो है मैंने निकाल लिया था, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके अंदर हमने मायोनीज़ ऐड कर दी है, ताकि जो चिकन है वो जूसी भी रहे और मज़े का। स्पाइसी तो वो ऑलरेडी है ही। अच्छा जी, अब करना ये है कि सबसे पहले ब्रेड जो आपने लेनी है उसको आपने 2 पीसेस में काट लेना है। जिस तरह से ये ब्रेड है और ये ब्रेड थी जी, और इसको मैंने यूँ 2 पीसेस में काट लिया है। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर मैंने स्पाइसी मायो रेडी की हुई है, और स्पाइसी मायो रेडी करने के लिए आपने चिली पेस्ट ले लेनी है, और उसके साथ जो है मायोनीज़ ले लेनी है, थोड़ी सी गार्लिक लेनी है, और जो हॉट सॉस होती है वो आपने साथ में ऐड कर देनी है, टबेस्को जिसको हम कहते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से सॉस बना लेनी है। ये दोनों उसकी साइड्स पे सैंडविचेस की वो लगा ली मैंने। उसके बाद उसके ऊपर